हेलो फ्रेंड्स, डिलो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आज आपके सामने जो लेके आई हूँ वो है हमारी बीएनएस की सीरीज। हमारी बीएनएस की सीरीज कंटिन्यू चल रही है जहाँ पे हम सेक्शन 73 तक कर चुके हैं। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे स्त्री के विरुद्ध आपराधिक बल व हमले के विषय में जो अपराध होंगे। आरजेएस का एग्जाम हो चुका है, आज फाइनली उसकी आंसर की आ चुके हैं, ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। तो जिन लोगों ने चेक नहीं किया है वो अपने आंसर चेक कर ले सकते हैं। आपका हो जाता है सो गुड। आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है जिनके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, और जिनका नहीं हो रहा है वो भी दुखी नहीं हो रहे हैं। दुखी नहीं होना है उनको, पेपर अपने लेवल का पेपर था। तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी गलतियों को देखना है कि हमने इस तरीके से पढ़ाई नहीं करी है, रेस्ट्रिक्शंस वगैरह पे इतना जोर नहीं दिया है, लिमिटेशन पे जैसे अनुच्छेदों पे हम नहीं गए हैं, आर्टिकल्स पे नहीं गए हैं। तो और अब जब हम आगे तैयारी करेंगे तो हम इन गलतियों का ध्यान रखेंगे कि हम इलस्ट्रेशंस पे भी थोड़ा सा गौर करेंगे, अनुच्छेद वाला पार्ट है उसको छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, जो चीजें हम छोड़ते थे अब उनको हमको कवर करनी है, क्योंकि जो चीजें हम पहले से पढ़ रहे हैं वो तो हमारी कवर हो ही चुकी है। तो जिन चीजों को हमने नहीं पढ़ा है इस बार हमको उसको थोड़ा जोर ज्यादा देना है। इसलिए अपनी गलतियों को सुधारें, जहां गलती हो गई उनको देखें और अब एक नई तरीके से शुरुआत करें। क्योंकि अब एपीओ कंटिन्यू आने वाले हैं एग्जाम्स, तो आप देख सकते हैं यूपी एपीओ आने वाला है, यूपीजेएस आने वाला है, और हमारा जो राजस्थान का एपीओ है वो जनवरी में होने वाला है। तो हताश होने की जरूरत नहीं है, अपने पढ़ने के काम को आगे बढ़ाते रहिए और चलते रहिए। ठीक है, तो आज हम फाइनली शुरू करेंगे स्त्री के विरुद्ध आपराधिक बल व हमले के विषय में। क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि 1 जुलाई से हमारे नए कानून लागू होने वाले हैं, तो इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे हम आईपीसी के साथ। ठीक है, जो सेक्शन आता है हमारा 74 वो वैसा का वैसा सेक्शन है जो हमारा आईपीसी का सेक्शन है 354। तो आप यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 का याद रख के आप इसको याद रख सकते हैं। पेन ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहला जो सेक्शन 74 है वो हमको बोल रहा है महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। ये वही सेक्शन है जो 354 है। ठीक है, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। ठीक है, तो कौन करेगा? जो कोई। तो क्या यहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो सकता है? क्या यह केवल पुरुष की बात की गई है, यानी कि मेल की बात की गई है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें मेल के संग प्लस है फीमेल, मतलब कि यहाँ पे जो कोई में मेल और फीमेल दोनों को शामिल किया गया है। महिला भी किसी अन्य व्यक्ति का क्या कर सकती है? लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल कर सकती है उसके ऊपर। तो जो कोई किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी दूसरी महिला की, मतलब किसी महिला की, यहाँ पे महिला के विरुद्ध अपराध है तो महिला के ऊपर ही अप्लाई होगा। ठीक है, लज्जा भंग करने के आशय से, इंटेंशन क्या है उसका? लज्जा भंग करने का है। या फिर क्या होगा? यह जानते हुए, मतलब उसको ये पता है कि तद द्वारा, मतलब उसके द्वारा एक ऐसा काम किया गया है जिससे उसकी लज्जा भंग करेगा। किसकी? उस महिला की लज्जा भंग करेगा, तो उस महिला पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा। तो इसका क्या अर्थ निकला कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरी, मतलब महिला, चाहे महिला हो तो दूसरी महिला और कोई पुरुष हो तो किसी महिला के साथ क्या करेगा? महिला की लज्जा भंग करने के आशय से क्या करेगा? कोई हमला करेगा, आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी और 5 वर्ष तक की हो सकेगी से दंडित किया जाएगा और उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा। ये बात बोल रहा है हमको सेक्शन 74। अब हम आगे बढ़ेंगे 75 की तरफ। 75 हमको बोल रहा है लैंगिक उत्पीड़न के बारे में। लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है? ये होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट वही है जो आईपीसी का 354A है। ठीक है, 354A आईपीसी हो गया और यहाँ पे जो सेक्शन आ गया वो हो गया 75। ठीक है, 75 की जब हम बात कर रहे हैं वो हमको बोल रहा है लैंगिक उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो हमने पॉक्सो में भी लैंगिक उत्पीड़न देखा था। ठीक है, पॉक्सो के अंदर भी देख के आए थे ना हम लोग लैंगिक उत्पीड़न को। ये उसी लैंगिक उत्पीड़न की बात हो रही है। तो क्या करेगा कि निम्न कार्य करने वाला पुरुष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होता है। यहाँ पे किसी महिला का नाम लिखा है? जी नहीं, इन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया कि कोई भी पुरुष करेगा। क्या करेगा? सबसे पहले तो वो करेगा प्रस्ताव। ठीक है, प्रस्ताव रखेगा। किस चीज का प्रस्ताव रखेगा? कि भाई शारीरिक संपर्क करने, अग्र क्रियाएं करने जिनमें अवांछनीय यौन लैंगिक संबंध बनाने संबंधी इस तरीके का कोई प्रस्ताव करेगा कि भाई वो उससे क्या करे, फिजिकली कांटेक्ट में आए। ठीक है,
और क्या करेगा कि भाई उसको अवांछनीय यौन संबंध बनाने के लिए, लैंगिक संबंध बनाने के लिए एक प्रस्ताव रखेगा, ठीक है, तो वो लैंगिक उत्पीड़न करेगा। अब इसके बाद है मांग या अनुरोध करना। क्या करेगा? मांग करेगा यानी डिमांड करेगा, और अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। किस चीज के लिए? भाई लैंगिक स्वीकृति के लिए, ठीक है। लैंगिक स्वीकृति के लिए है कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह करना चाहता है, तो हैरेसमेंट तो तब बाद में होगा, लेकिन सेक्सुअल काम करने के लिए उसके साथ उसके लिए स्वीकृति मांगता है उससे। तो कितने वर्ष का दंड दिया जाएगा ये हम देखेंगे बाद में, क्योंकि पहले हम देखेंगे कि इसका कवर कहाँ कहाँ तक हो रहा है सेक्शन। फिर क्या कर रहा है? दिखाने का। भाई क्या करेगा कि भाई स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, मतलब उसकी स्त्री की जो इच्छा नहीं है फिर भी उसको क्या करेगा? अश्लील साहित्य दिखाएगा, ऑब्सिन मटेरियल वगैरह होंगे वो दिखाएगा। फिर इसके बाद क्या करेगा? वो टिप्पणी करेगा। किस चीज की टिप्पणी? भाई लैंगिक या आभासी टिप्पणियां करेगा, मतलब होता है ना किसी तरीके का एक्शन करना, कोई गलत तरीके की टिप्पणियां वगैरह करना, ठीक है, स्त्री से रिलेटेड, मतलब कोई स्त्री जा रही है उसको गलत तरीके से टिप्पणी वगैरह करेगा, गलत तरीके के कमेंट वगैरह करेगा, तो वो वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। जब दंड की बात आती है तो जो प्रस्ताव रखेगा उसके लिए, मांग करेगा उसके लिए, और कुछ दिखाएगा, दिखाएगा मतलब अश्लील साहित्य वगैरह दिखाएगा, उसके लिए दंड दिया जाएगा 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। जबकि किसी तरह का कमेंटबाजी करेगा, टिप्पणियां वगैरह करेगा, तो उसके लिए जो दंड दिया जाएगा वो 1 वर्ष और जुर्माने का दंड दिया जाएगा। तो ये तो बात हुई हमारे सेक्शन 75 की। अब हम बढ़ेंगे 76 की तरफ। अब हम बात करेंगे सेक्शन 76 की। 76 हमको बोल रहा है कि मैं वही सेक्शन हूँ जो आईपीसी का 350 का क्लॉज बी है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है? विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू डिसरोब, यानी कि डिसरोब का सेक्शन हो गया यहाँ पे। पहले क्या होता था? हमको मिलता था ए बी सी, तो हमको क्या होता था? ये सब चीज़ें कंफ्यूज करती थी। अब हमको डायरेक्ट सेक्शन दे दिया कि भाई सेक्शन 76 है, 76 बात करता है डिसरोब की, ठीक है। तो क्या होता है इसके अंतर्गत कि ऐसा कोई पुरुष होगा, मतलब क्या इसमें फीमेल को शामिल किया है? जी नहीं, इसमें केवल बात कर रहे हैं मेल की, ठीक है। जो किसी महिला को, किसका करेगा? फीमेल का करेगा, मेल करेगा फीमेल के लिए, ठीक है। विवस्त्र करने या निवस्त्र होने के लिए, डिसरोब होने के लिए बाध्य करने के आशय से, मतलब उसको क्या करेगा? फोर्स करेगा, किसके लिए? डिसरोब होने के लिए। उस पर क्या करेगा? हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, या इस तरीके के कृत्य का दुष्प्रेरण करेगा। दुष्प्रेरण हम कहाँ पढ़ते हैं? दुष्प्रेरण हमने पढ़ा था आईपीसी के अंदर। आईपीसी के अंदर कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? 107 में पढ़ के आए थे ना। और यहाँ पे हमने कहाँ पढ़ा है? यहाँ पे हमने पढ़ा है सेक्शन 45। वो भी क्या बात करता है? दुष्प्रेरण की बात करता है, यानी कि अबैटमेंट की बात करता है। आईपीसी का 107 और यहाँ पे बीएनएस में हो गया हमारा 45, ये दुष्प्रेरण की बात कर रहा है। तो जो कोई भी ऐसा काम करेगा वो 3 वर्ष से कम नहीं, यानी कि कम से कम 3 वर्ष का और अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 3 ईयर्स से कम नहीं, और ज़्यादातर कितनी हो सकती है? 7 ईयर्स, ठीक है। हमको याद रखना है ये वाली बात, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे, सेक्शन 77 पे आते हैं। 77 हमको बोल रहा है कि सेम एज आईपीसी सेक्शन 354 सी की बात कर रहा है। तो क्या बोलता है ये सेक्शन? ये बात करता है दृश्य रतिकता की, यानी कि वॉयरिज्म की बात करता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेगा? कोई पुरुष करेगा, कोई किसी प्राइवेट कृत्य में लगी हुई, मतलब कोई प्राइवेट काम कर रही है औरत, उसकी बात कर रहा है। किसी महिला को, फीमेल के लिए बात कर रहा है, जो उन परिस्थितियों में, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें वह प्रत्याशा करती है, मतलब वो एक्सेप्ट कर रही है कि उसे कोई और नहीं देखेगा, ठीक है। खुद के कोई प्राइवेट काम में लगी हुई है, मान लो कोई ड्रेस वगैरह चेंज कर रही है, तो वो ऐसा सोच रही है कि भाई मैं इस रूम में अकेली हूँ और मुझे इस तरीके का ड्रेस चेंज करते कोई और नहीं देख रहा है, तो वो क्या करेगा? कोई और इस तरीके का काम करेगा कि भाई कोई एकटक देखेगा, उस कार्य में लिप्त व्यक्ति को, मतलब ड्रेस चेंज करते हुए उसको एकटक देखेगा, या फिर उसका कोई चित्र खींचेगा, या किसी अन्य व्यक्ति के कहने पे ऐसा करेगा, या उस चित्र को, मान लो वो ड्रेस चेंज कर रही है, उसका कोई क्लिप खींच ली, उस चीज़ को क्या करेगा? प्रसारित करेगा, ठीक है। मान लो नेटवर्क पे डाल दिया, इस तरीके का आप देखते ना। तो अगर इस तरीके का कोई काम करेगा तो प्रथम दोष सिद्धि, यानी कि अगर पहली बार उसने ऐसा काम किया है तो 1 वर्ष से कम नहीं, यानी कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
पर मान लो वो तो बाज ही नहीं आ रहा, वो तो इस तरीके की हरकतें करे ही जा रहा है, फिर अगर उसने ये काम दोबारा कर दिया तो उसको दंडित किया जाएगा, जो कम से कम 3 वर्ष होगा और अधिकतम 7 वर्ष तक का होगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये तो बात हो गई हमारे वॉयरिज्म की। अब बात करते हैं हम सेक्शन 78 की। सेक्शन 78 बोल रहा है आई एम एज सेक्शन 354 सेक्शन, आई एम एज सेक्शन 354 क्लोज डी, किसका? आईपीसी का। ठीक है, क्या बात कर रहा है ये बात कर रहा है पीछा करना, यानी कि स्टॉकिंग करना। करते हैं ना कई लड़के, लड़कियां जा रही है उनके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं, ये उसी सेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, लड़कियां भी जाती है, आजकल लड़कियां भी नहीं है, लड़कियां लड़कों का पीछे करने लग गई। पर यहाँ पे बात हो रही है महिलाओं के विरुद्ध अपराध की। तो यहाँ पे जब हम महिलाओं के विरुद्ध अपराध की बात कर रहे हैं तो जो लड़का है वही लड़की का पीछा करेगा। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्या आते हैं, 2 पॉइंट आते हैं। सबसे पहला बात करता है अपराध का, कि इसमें कैसा अपराध होगा, और फिर इसका जो सेकंड क्लॉज आता है वो बात करता है दंड की, यानी कि पनिशमेंट की। जब हम अपराध की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है कि भाई किसी महिला का इससे व्यक्तिगत अनुन्य क्रियाओं को बढ़ाने के लिए उस महिला द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित करने के बाद भी बार बार पीछा करता है और संस्पर्श करता है या प्रयत्न करता है। लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी हो गई, पर जाने दीजिए लैंग्वेज को। क्या बोल रहा है कि भाई कोई लड़की है, जा रही है, ठीक है, एक नाम की लड़की है, ये जा रही है, बी नाम का पुरुष है, इसके पीछे 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 चलता है, इसको फॉलो करता रहता है। ठीक है, इसको कंटिन्यू फॉलो कर रहा है और इससे चाहता है मैं तेरे से फ्रेंडशिप कर ले और फलाना, कि मैं तेरे से फ्रेंडशिप करूँगा, तेरे से दोस्ती बढ़ाऊँगा, इस तरीके से कर करके और भाई इसको करता है। तो फिर क्या होगा, मतलब ये लड़की मना करिए भाई मैं तेरे से किसी फ्रेंडशिप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो फिर क्या होगा, बार बार पीछा करे ही जा रहा है, मान ही नहीं रहा, इसको फॉलो कर रहा है, कभी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ऐसे करके हर जगह जाके इसको फॉलो कर रहा है। अब ये लड़की हो गई परेशान, तो क्या करेगा, जो कोई महिला द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में उसे मॉनिटर करे, पीछा करना। अरे भाई किसी भी तरीके से पीछा करना है, चाहे नॉर्मली जाके फॉलो करो, चाहे आप व्हाट्सएप पे फॉलो करो, चाहे टेलीग्राम पे, चाहे फेसबुक, इंस्टा, जो भी ये सोशल मीडिया यूज़ कर रही है, या यूट्यूब हो गया, किसी भी तरीके से इसका पीछा कर रहा है, तो अगर पहली बार ये आदमी अपराध करेगा तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और फिर भी ये व्यक्ति नहीं माना, भाई एक बार दंड दे दिया लेकिन लड़का तो लड़की का पीछा छोड़ ही नहीं रहा और दोबारा उसने सेम अपराध कर दिया, तो 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेक्शन 79 की। लेकिन उससे पहले आ गया कि भाई ये जो पीछा करना है ना, ये ए नाम का व्यक्ति है, ये ए नाम के, जो बी नाम का व्यक्ति है वो ए नाम की लड़की का पीछा कर रहा था। तो पीछा करना तो अपराध हो गया, स्टॉकिंग हो गया, पर लेकिन क्या हुआ कि कौन सी ऐसी परिस्थिति होगी जब ये पीछा करना अपराध नहीं होगा। तो क्या हुआ इसके अंतर्गत कि भाई अपराध का निवारण कर, मान लीजिए कि ये निकली भगोड़ी दुल्हन, सुना ही होगा आपने, आजकल तो लड़कियां कर रही हैं ये सब चीज़ें, शादी वादी करती हैं, पैसा वैसा लेके, मतलब एक गैंग टाइप का हो रखा है। वो क्या करता है, ऐसे लड़कों की शादी नहीं होती तो वो लोग क्या करते हैं, भाई दुल्हन ढूंढो, दुल्हन ढूंढते हैं उनके लिए दुल्हन ढूंढते हैं, तो दुल्हन निकलती है लुटेरी दुल्हन। समझे इसका मतलब क्या, शादी हुई, दूसरे दिन सारा जेवर पैसा सब कुछ ले लाके और फरार। तो ये वाली बात हो गई कि ये जो ए नाम की महिला थी ये निकली अपराधी लुटेरी दुल्हन। ठीक है, अब लुटेरी दुल्हन को कैसे पकड़ेंगे, तो अपराध का निवारण या पता लगाने के लिए या शर्तों या अपेक्षा का पालन करने के लिए भाई कुछ दी गई हैं विशिष्टता, कि भाई इनाम घोषित हो गया किसी व्यक्ति के लिए, उसके लिए अगर किसी व्यक्ति का पीछा कर रहा हो या कोई विशिष्ट परिस्थिति हो, ठीक है, कि मान लो कि भाई कोई लड़की किडनैप हो गई, ठीक है, और वो लड़की भग गई अपने घर से और उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा किया जा रहा है ना, वो अपनी लड़की अपने घर से भाग चुकी है, तो उसके कोई घर वाले हैं वो खुद नहीं ढूंढ रहे, उन्होंने उसके लिए जासूस वगैरह लगा लिए कि भाई ठीक है भाई हम नहीं पकड़ेंगे कि हम जाएंगे तो वो लड़की चली जाएगी। तो उसने क्या किया, एक जासूस को अपॉइंट कर लिया, वो जासूस जाके पीछा करता है और उस लड़की को पकड़ लेता है। तो ये वाली जो शर्तें होंगी ना, इसके अंतर्गत वो पीछा करना अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब ये जो सेक्शन आया हमारा सेक्शन 79, वो इस वाले पार्ट का, यानी कि जो हम आपराधिक बल वगैरह पढ़ रहे थे ना, उसका ये लास्ट सेक्शन है। क्या बोल रहा है, शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित हो, इस तरीके का कोई काम करेगा तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराध बहुत सारे हैं, अब भी हमारे केवल कितने हुए हैं, 2 ही अपराध हुए हैं। ठीक है,
2 ही अपराध किए हैं अभी। सबसे पहले तो हमने किए थे यौन अपराध, फिर उसके बाद जो हमने देखा पार्ट वो देखा आपराधिक बल और हमले के विषय में। ठीक है, अब हम जो इसके बाद पार्ट देखेंगे वो देखेंगे हम विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ। बीएनएस बिल्कुल लागू होने वाला है, अब आगे आने वाली परीक्षाओं में बीएनएस ही आएगा, तो आप लोगों को इसको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। इसमें देरी नहीं करनी चाहिए कि कब अनाउंस होगा कि आईपीसी हट चुकी है, ये कब अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद ही आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे। आप इसके सेक्शंस को आईपीसी के सेक्शंस को बीएनएस से कंपेयर करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा, मान लो आपके जैसे अभी एपीओ की बात करें हम, अभी एपीओ में जो सिलेबस दे रखा है उसमें क्या रखा है कि आईपीसी आएगी। मान लो किसी दिन इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके हमको कह दिया कि नहीं आईपीसी को आज से बीएनएस ही माना जाएगा, तो हमको पढ़ना ही बीएनएस पड़ेगा, तो फिर हमारे ऊपर बर्डन पड़ जाएगा। तो हमको क्या करना है, आईपीसी को कंपेयर करके पढ़ना है बीएनएस से। भाई कॉन्सेप्चुअली तो सेम ही बात चल रही है, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस है। तो जब हम सेक्शन पढ़ेंगे तो जैसे अभी हमने यहाँ पे बात की थी कि 107 सेक्शन बात कर रहा है अबैटमेंट की, तो ठीक है, और यहाँ पे 45 सेक्शन बात कर रहा है, तो आप इनको एक कॉम्बो बना के भी तो याद कर सकते हैं ना कि भाई 107 को हमको 45 के संग पढ़ना है। ये हो गया बीएनएस का और ये हो गया आईपीसी का, तो इससे हमको बर्डन नहीं पड़ेगा और हम आसानी से इसको याद कर पाएंगे। मान लो किसी भी दिन नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो हमारे ऊपर इस तरीके का कोई भार नहीं आएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।